another new video and good afternoon। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में ये व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था। तो आज मैं आपको बताऊंगा थ्योरीज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये अभी लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस आज के वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। तो फॉलोइंग आर द मेन थ्योरीज विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ज्यूरिडिकल बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए फॉलोइंग थ्योरीज है, 4 थ्योरीज है। थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स, डिसअपीयरेंस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, द चेंज इन द ऑब्लिगेशन। अब हम लोग एक एक करके उसको जानेंगे। तो पहले शुरुआत होता है द थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कोर्ट्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, मतलब आता है कि कोर्ट आफ्टर मतलब एग्जामिन कर लेता है कोर्ट। इस थ्योरी के हिसाब से कोर्ट एग्जामिन कर लेता है जो भी सर्कमस्टेंसेस हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, मतलब कि एक्स एंड वाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके उस टाइम जो भी सर्कमस्टेंस हुआ था उस चीज को कोर्ट एग्जामिन करेगा एंड फाइंड दैट इट वाज मेड ऑन द फुटिंग दैट अ पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स वुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और उसमें पता चला था कि एक पार्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट, मतलब कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगा, दो इट मे नॉट बी एक्सप्रेसली रिटन, बट कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो तो पर तब भी लिखा हुआ होगा। एंड इफ सच स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट, और उस सब अगर स्टेट ऑफ थिंग्स जो है मतलब मान लीजिए एक्स मान लीजिए स्टेट ऑफ थिंग्स को सीजेस टू एग्जिस्ट, दे विल एब्जॉर्ब द पार्टीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग केस लॉ ले लेते हैं। अ क्लासिक एक्सपोजिशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स वाज मेड बाय लॉर्ड लोरबर्न इन F.A. Tamplin Steamship Co. Limited versus Anglo-Mexican Petroleum Products Limited। इस केस में बताया गया था कि a court can and ought to examine the contract and the circumstances in which it was made, not of course to vary but only to explain it in order to see whether or not from the nature of it the parties must have their bargain on the footing that a particular thing or a state of things would continue to exist। सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया कि एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग पे सर फुटिंग दिया जाएगा जो कंटिन्यू करेगा एग्जिस्ट में। अगर कंटिन्यू किया दे विल एब्जॉल्व द पार्टीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस मतलब ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्रिटिसिज्म है द थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स हैज बीन सब्जेक्टेड टू ग्रेट क्रिटिसिज्म एज रिमार्क्ड बाय एंसन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, बताया है। उसके हिसाब से द इम्प्लाइड थ्योरी वॉज एट वन टाइम एक्सेप्टेड बाय अ प्रीबोंडरेट ऑफ जुडिशियल ओपिनियन। पहले वो जुडिशियल ओपिनियन की तरह उसको एक्सेप्ट किया जाता था एट वन टाइम एज अ करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे ऑफ द लॉ, बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट इट इज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी। पर ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो बहुत अनसेटिस्फैक्टरी था। इफ यूज्ड इन सब्जेक्टिव सेंस, अगर सब्जेक्टिव सेंस में इसको यूज किया जाए सब्जेक्टिव सेंस में, इट इज डिफिकल्ट टू सी हाउ द पार्टीज कैन बी टेकन इवन इम्प्लाइडली टू हैव प्रोवाइडेड फॉर समथिंग विच एक्स हाइपोथेसिस दे नीदर एक्सपेक्टेड नॉर फोरसे। तो पहला द थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसअपीयर, अगर फाउंडेशन जिस चीज से कॉन्ट्रैक्ट बना अगर वो चीज अगर गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। फिर ये चीज हुआ था केस लॉ। दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय गोडार्ड GODDARD, J. in Tatem Limited versus Gamboa in the following words। ये जो केस लॉ है इसमें ये चीज फॉलोइंग वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया था। If the foundation of the contract goes
ईदर बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, अगर फाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ये चला जाता है, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर जिस पे बेस्ड करके कॉन्ट्रैक्ट किया गया अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, और बाय रीजन ऑफ सच लॉन्ग इंटरप्शन, या फिर बहुत लंबा इंटरप्शन हो जाता है, या फिर डिले हो जाता है परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस जो करना है एक्स एंड वाई जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका परफॉर्मेंस करना है, अगर वो डिले हो जाता है, इज रियली इन इफेक्ट दैट ऑफ अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड द पार्टीज हैव नॉट प्रोवाइडेड व्हाट इन दैट इवेंट इज टू हैपन, और पार्टी ने प्रोवाइड नहीं किया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उस इवेंट में क्या होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी रिगार्डेड एज फ्रस्ट्रेटेड, देन द परफॉर्मेंस जो होगा कॉन्ट्रैक्ट का उसको फ्रस्ट्रेटेड बोला जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन विथ केस लॉ एज एन एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं द जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कोर्ट एक्सरसाइजेस अ क्वालिफाइंग पावर in order to do what is just in the reasonable situation. ठीक है, this theory was propounded by the court in British Movie Tones Limited versus London and District Cinemas, ये दोनों सिनेमा हॉल के बीच में हुआ था केस लॉ। Thus this theory would confer power on the judge to do, जज को, कोर्ट के जज को दिया जाएगा, पावर दिया, कॉन्फर करेगा व्हाट इज जस्ट एंड रीजनेबल, जज को पावर दिया जाएगा कि क्या जस्ट है और क्या रीजनेबल है इन द न्यू सिचुएशन, नया सिचुएशन में। बट इन अपील द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो इस केस लॉ में अपील हुआ था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिजेक्ट कर दिया इस थ्योरी को। क्यों? इट हैज बीन राइटली पॉइंटेड आउट it cannot be contended that this theory is legally tenable as a basis for the doctrine of discharge by frustration. It would be wrong in law. लॉ के हिसाब से गलत बोला जाएगा for a judge to direct himself without more that his only consideration was what was just, मतलब उसका only कोई consideration होगा कि वो just था और reasonable with solution in the circumstances, उसने just and reasonable सॉल्यूशन दिया इन दैट सर्कमस्टेंस। अब हम लोग लास्ट आते हैं चेंज इन द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज। दिस थ्योरी वाज एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड रैडक्लिफ इन डेविस कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड वर्सेस फेयरहैम यूडीसी E.D.C in the following words: frustration occurs whenever the law recognizes that without the default of either party a contractual obligation has become incapable of being performed because the circumstances in which the performance is called for would render it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. Frustration occurs when the law recognizes, frustration तभी occur करता है जब law recognize कर लेता है that कि किसी भी पार्टी का there is no problem with either of the party. A contractual obligation आता है has become कोई एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी है जो इनकेपेबल हो गया और भी परफॉर्म, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक ड्यूटी है या फिर ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड फॉर वुड it rendered it a thing radically different from that which was undertaken by the contract. ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक मैं रखूंगा, आपको समझ में आया। और इंडियन लॉ में लिखा है द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद द डॉक्ट्रिन ऑफ, मतलब कि पहला थिंग एक तो नोट किया जाएगा इन कनेक्शन विद द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज दैट The above theories initiated in England are not applicable. जो पहले मैंने आपको जो भी थ्योरीज बताया वो सब इंग्लैंड में हुए थे, पर वो सब इंडियन लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है। In India the courts are governed by the provisions of section 32 and 56 of the Indian Contract Act. इंडिया में कोर्ट्स जो है वो उसको गवर्न किया जाता है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 32 एंड 56 को से। तो आज हम लोग यहीं रखेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है थ्योरी से रिलेटेड हो, इंडियन लॉ से रिलेटेड हो, कुछ
क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोल दो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।